हेलो दोस्तों। हम लोग एक बार फिर से क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज जो है यूपीएससी सहित स्टेट पीसीएस और जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, लेक्चरर हो या बीपीएससी ट्री हो, इन सभी के लिए ये लाभकारी है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो आज आपका यहाँ पर पहला अध्याय है। यहाँ पर हम लोग समकालीन विश्व में लोकतंत्र पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का अध्याय स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हम इस सीरीज का पहला जो वीडियो है ये जून 2026 में पब्लिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब 2026 में नई एनसीईआरटी आ चुकी है। तो नई एनसीईआरटी में पिछली एनसीईआरटी की तुलना में कम कंटेंट है। बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है और जो चैप्टर बचे हैं उन चैप्टरों में कंटेंट भी कम कर दिया गया है। तो ये जो अध्याय है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये नई एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को या जो हाल के वर्षों में आए हुए जो प्रश्न पत्र हैं उनमें जो प्रश्नों का स्तर है, अगर आप उनको उठाकर देखते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ पर प्रश्न जो है बहुत गहनता से और डीपली पूछे जा रहे हैं। तो चूंकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमें डीपली पढ़ना होगा, तभी हम प्रतियोगी परीक्षाओं को फाइट कर पाएंगे। अगर हम केवल खाना पूर्ति करेंगे, केवल ये सोच के चलेंगे कि हम तो इतने से ही पास हो जाएंगे या इतने से ही इतने कम में हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दिनों दिन प्रतियोगी परीक्षाओं का जो स्तर है वो कठिन होता जा रहा है। तो इस लिहाज से हमने सीरीज में, चाहे वो पुरानी एनसीईआरटी हो या नई एनसीईआरटी हो, जितना कंटेंट है सब कवर किया है। यानी यहाँ पर आपके जो भी तथ्य हैं वो अपडेट करके दिए गए हैं और जहाँ जहाँ पर हमें लगा है कंटेंट इसमें और जोड़ना चाहिए वो शामिल भी किया गया है। तो आज का जो अध्याय है वो है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन का मतलब होता है वर्तमान, और लोकतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर जनता जो है अपने शासकों का चुनाव करती है। यानी कि आपने लोकतंत्र की परिभाषा सुनी होगी, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन जो है ये लोकतंत्र कहलाता है। यानी यहाँ पर जनता जो है चुनाव के माध्यम से अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है या शासकों का चुनाव करती है। तो वो प्रतिनिधि जो है आगे जाके सरकार का गठन करते हैं और जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वोच्च ताकत जो है, सबसे ज़्यादा ताकत जो है जनता के हाथ में होती है। यानी जनता को अगर लगता है कि कोई भी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है, जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है, तो जनता उस सरकार को बदल भी सकती है। तो यहाँ पर जो भी सरकार होती है जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। अब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। आज से करीब 200 या 250 साल पहले की अगर हम बात करें, तो 250 साल पहले की अगर हम दुनिया की बात करें तो उस समय लोकतंत्र नहीं था। उस समय दुनिया के अधिकांश देशों में राजशाही या फिर तानाशाही चल रही थी। यानी वहाँ पर राजा या कोई एक व्यक्ति होते थे जो अपने मन मर्जी से शासन चलाते थे। वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते थे और जनता उसे बदल भी नहीं सकती थी। लेकिन जब दुनिया के कुछ देशों में लोकतंत्र की शुरुआत हुई है तो फिर लोग लोकतंत्र के विचारों को जान पाए हैं कि लोकतंत्र कैसी व्यवस्था है। धीरे धीरे करके लोकतंत्र में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती गई हैं, बहुत सारे मानव अधिकार भी जुड़ते गए हैं। तो आज हम देखते हैं कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में लोकतंत्र मौजूद है। तो पिछले 100 वर्षों में लोकतंत्र जो है दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैलता गया है और प्रेजेंट में बताया भी गया है कि दुनिया के जो स्वतंत्र देश हैं इनमें से आधे से अधिक में आज लोकतंत्र मौजूद है। हालांकि लोकतंत्र का जो विस्तार है वो सभी देशों में एक समान या फिर एक ही तरीके से नहीं हुआ है। कुछ देशों में लोकतंत्र स्थापना करवाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी हमें औपनिवेशिक शासन से आज़ाद होने में करीब 200 साल लग गए। अन्य देशों का उदाहरण आपने देखा होगा, नेपाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। नेपाल में कैसे वहाँ पर राजशाही थी। राजशाही में जब जनता ने आवाज़ उठाई तो राजा ने कुछ अधिकार कुछ लोगों को दे दी, जनता को दे दिए हैं, फिर भी राजा जो प्रमुख बना रहा है। बाद में राजा ने तानाशाही दिखाई है तो वहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो गया। फिर से जनता फिर सक्रिय हुई है, जनता ने मांग करी है, तो ऐसे करके वहाँ पर राजतंत्र खत्म करके परमानेंट लोकतंत्र आ गया है। ऐसे दुनिया के बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी संघर्ष हुए हैं। या प्रेजेंट में कुछ ऐसे देश भी हैं जो भले कहने में लोकतांत्रिक हों लेकिन वो वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं है। तो यहाँ पर लोकतंत्र का जो विस्तार है दुनिया भर में सरल या एक समान तरीके से नहीं हुआ है। इनमें कई देशों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इस अध्याय में हम यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं लोकतंत्र के दो किस्सों से। यहाँ पर
दो देशों का उदाहरण दिया गया है, जहाँ की व्यवस्था के बारे में बात की गई है कि वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था थी, कैसे वहाँ पर लोकतंत्र बाद में स्थापित हुआ है, तो वो बात यहाँ पे समझाई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले चिली की उदाहरण दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप में, चिली जो है ये दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। सैंटियागो इसकी राजधानी है। चिले में जो है स्टार्टिंग में लोकतंत्र था, तो यहाँ पर लोकतंत्र के बनने, बिगड़ने और फिर से लोकतंत्र स्थापित होने की एक कहानी है। यानी यहाँ पे पहले लोकतंत्र था, बाद में फिर तानाशाही वाला शासन आया और फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर सल्वाडोर अलेंदे एक व्यक्ति हैं, इनके काल में लोकतांत्रिक शासन था। जैसा कि आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। सल्वाडोर अलेंदे जो है चिले की सोशलिस्ट पार्टी है, इसके संस्थापक थे और इन्होंने पॉपुलर पार्टी या पॉपुलर यूनिटी नामक एक गठबंधन है, इसका नेतृत्व किया है। तो इस गठबंधन की हेल्प से ये सत्ता में आए हैं। 1970 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और चुनाव जीतने के बाद इन्होंने गरीबों के लिए या जो पिछड़े वर्ग या हाशियाई तबके थे उनके लिए काम करना स्टार्ट किया है। यानी इन्होंने जो है जो समाजवादी स्कीम्स हैं वो लागू की हैं। यानी इन्होंने गरीबों और मजदूरों के फायदे के लिए अनेक कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, जैसे कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया है, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की है। हमारे भारत में मिड डे मील आप लोग देखते हैं, उस तरह से इन्होंने बच्चों को मुफ्त दूध बांटना स्टार्ट किया है। जो भूमिहीन किसान हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको ज़मीनें दी हैं। तो इनके जो जो भी काम थे, जो भी ये कल्याणकारी काम कर रहे थे, वो समाजवादी कल्याणकारी योजनाएं थी। ठीक है, चूंकि कोई भी शासक या कोई भी पार्टी जब गरीबों के बारे में सोचती है तो पूंजीपति वर्ग लोग या अमीर लोग जो हैं वो उससे चिढ़ने लगते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो यहाँ के जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, इनके इन्हीं समाजवादी कामों की वजह से इनसे नाराज थे। उन्हें ऐसा लगता था कि इनके शासन में हमारी तो कमाई नहीं हो रही है, हमारी तिजोरी तो नहीं भर पा रही है, ये केवल गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अगर आपने चिले के बारे में, चिले का मैप देखा हो, भूगोल में चिले के बारे में पढ़ा हो, तो आपको पता होगा चिले जो है तांबा की खदानों के लिए समृद्ध है, तांबे से समृद्ध है। यहाँ पे तांबा जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में निकाला जाता है। तो यहाँ के जो पूंजीपति वर्ग लोग चाह रहे थे कि तांबे की जो भी खाने हैं वो उनके हाथ में सौंप दी जाएं, यानी प्राइवेट पट्टे उनको सौंप दिए जाएं। लेकिन अलेंदे को पता था कि इन लोगों के हाथ में अगर तांबा सौंप दिया गया तो ये तांबा जो है अन्य देशों को बेच देंगे और खुद मुनाफा कमाएंगे, इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर जो भी तांबा की खाने हैं इनको राष्ट्रीयकरण कर दिया है, राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी है, सरकारी हाथों में दे दी है। तो इनका राजनीतिक गठबंधन जो है ये विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी जो प्राकृतिक संपदा है इसको बाहर ले जाने के खिलाफ था। इन्होंने जो है तांबे की खानों का राष्ट्रीयकरण किया है। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये एक समाजवादी व्यक्ति हैं, आम जनता की, गरीबों की सुन रहे हैं। तो इनसे अमीर वर्ग या जो जमींदार हैं या चर्च के जो पादरी वर्ग हैं या जो अपोजिशन है वो बहुत नाराज है। वो सब चाह रहे थे कोई एक ऐसा मौका मिले जिसमें हम इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकें, इन्हें सत्ता से हटा दें। इसके बाद समय आता है 1973 का। 1973 का सैनिक तख्ता पलट। देखिए ये दिन है 11 सितंबर 1973। 11 सितंबर 1973 को सेना की एक टुकड़ी ने एक बंदरगाह पे कब्जा कर लिया और जब ये न्यूज़ जो है रक्षा मंत्री को मिली है तो रक्षा मंत्री जो है हाल जानने के लिए निकल पड़े हैं, तो रक्षा मंत्री को भी डिटेन कर लिया गया है। बाद में ये खबर जो है अलेंदे तक भी पहुंची है। तो अलेंदे से उनके शुभचिंतकों ने ये आग्रह किया है कि आप या तो देश छोड़ के चले जाओ या आप कहीं और छुप जाओ, ताकि ये जो विद्रोही हैं, उत्पाती हैं, ये आप पर हमला ना कर सकें, आपको क्षति ना पहुंचा सकें। लेकिन अलेंदे जो थे कट्टर राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने साफ कह दिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो अलेंदे ने जब देखा कि अब सेना यहाँ पर तख्ता पलट करने वाली है, चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, उससे पहले अलेंदे ने जो है अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक इन्होंने स्पीच दी है। तो उस स्पीच में इन्होंने भविष्य के बारे में, चिले के बारे में, चिले के लोगों की क्या राय होगी, चिले के लोग आगे कैसे काम करेंगे, वो पूरा एक रूपरेखा दी है। इन्होंने उस अपनी स्पीच में, अपने भाषण में कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि भले आज तानाशाही भले स्थापित हो जाए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि लोग, हमारे देश के जो लोग हैं, वो लोकतंत्र के मूल्यों को भूलेंगे नहीं, एक दिन लोकतंत्र जरूर स्थापित करेंगे। तो चिले ने जैसे ही ये अपना भाषण दिया, भाषण एंड हुआ है, उसके बाद क्या होता है, सेना ने जो यहाँ की संसद है, इसको राष्ट्रपति भवन है, इसको ला मोनेदा कहा जाता है, इस पर बमबारी कर दी है। इस पर बमबारी करने की वजह से क्या होता है कि ये मर जाते हैं, यानी इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में जो ये विद्रोह था, इसकी अगुवाई कर रहे थे जनरल आगस्तो पिनोसे। अब देखिए यहाँ पर चिले में ये सब जो चल रहा था, इसमें केवल चिले के लोगों का हाथ नहीं था,
यहाँ पर विदेशी ताकतें भी काम कर रही थी, खास करके अमेरिका। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका का रोल बहुत अच्छा नहीं रहा है। अमेरिका ने जितने भी उभरते हुए देश हैं उनको क्षति पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। नहीं, अमेरिका हमेशा से ये चाहता है कि वही सर्वे सर्वा रहे, वही दुनिया की सुपर पावर बन के रहे, कोई और उभर कर ना आए। तो यहाँ के विद्रोहियों का समर्थन अमेरिका ने किया था, क्योंकि अमेरिका की जो सरकार थी वो अलेंदे के शासन से खुश नहीं थी। इसलिए इन्होंने तख्ता पलट करने वालों की मदद की है, हथियार मुहैया कराए हैं और उन्हें फाइनेंस यानी फाइनेंशियली मदद भी की है, पैसे भी दिए हैं। तो इस तरह से अमेरिका इस तख्ता पलट में इन्वॉल्व था। और यहाँ पे तख्ता पलट की जो अगुवाई करने वाले व्यक्ति हैं, बगावत की जो अगुवाई करने वाले व्यक्ति हैं, वो है जनरल ऑगस्टो पिनोसे। तो तख्ता पलट करने के बाद पिनोसे जो हैं चिले के राष्ट्रपति बन जाते हैं और अगले 17 सालों तक इन्होंने यहाँ पर अपना शासन किया है। चूंकि ये तानाशाही से सत्ता में आए थे तो जनता इनसे सवाल नहीं पूछ सकती थी। जो भी इनके विरोधी थे या जो भी अलेंदे के समर्थक थे, तो उन लोगों के साथ इन्होंने बर्बरता की है, उनकी बेरहमी से हत्याएं भी करवाई हैं। देखिए, उस समय तख्ता पलट का विरोध करने वालों में वायुसेना के प्रमुख भी थे, जनरल अल्बर्टो वैसेले, और इनके कुछ और फौजी भी थे। इनको भी इन्होंने बंद करके मार दिया है, उनके परिवारों को प्रताड़ित किया है। जैसे अल्बर्टो वैसेले की जो पत्नी है, बेटी है, इनको भी जेल में डाल के टॉर्चर किया है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने की हैं। देखिए, तख्ता पलट का मतलब क्या है? जब किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंक दिया जाता है, इसको तख्ता पलट कहते हैं। तख्ता पलट जो है ये हिंसात्मक भी हो सकता है, अहिंसात्मक भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये हिंसक ही होता है। अब देखिए, पिनोसे यहाँ सत्ता में आ गए हैं। तो पिनोसे ने जो 17 साल तक यहाँ पर राज किया है, शासन किया है, पिनोसे को अब ये लगने लगा था कि भाई हमारी जो शुरुआत हुई है वो तानाशाही के रूप में हुई है, तख्ता पलट करके हुई है, लोकतांत्रिक तो है नहीं। तो पिनोसे चाह रहे थे कि हम एक काम करते हैं कि एक जनमत संग्रह करा लेते हैं। और जनमत संग्रह में इन्हें पूरा भरोसा था कि जनता पिनोसे के डर से या पिनोसे ने 17 साल में जो कुछ अच्छे काम किए उनकी वजह से जनता इनको समर्थन दे देगी, जिससे कि इन पर ठप्पा लग जाएगा कि जनता इनके साथ थी। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे तख्ता पलट किया था। तो पिनोसे भी अति उत्साह में आ गए, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जनमत संग्रह करा लेते हैं, एक तरह का चुनाव ही करा लेते हैं, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि लोग वास्तव में पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो चिले में लोकतंत्र की वापसी। तो जनरल पिनोसे ने अति आत्मविश्वास में आकर 1988 में यहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह मतलब एक तरह का चुनाव जिसमें हाँ या ना में राय देनी थी। तो चिले की जनता इन 17 सालों के उत्पीड़न में, दमन के समय में भी लोकतंत्र के मूल्यों को भूली नहीं थी। यानी यहाँ पर अलेंदे ने जो भविष्यवाणी की थी कि मुझे अपने पूरा विश्वास है कि एक दिन चिले की जो जनता है लोकतंत्र को लेकर आएगी, वो यहाँ पे बात सच हुई। चिले की जनता ने इनके शासन को सिरे से खारिज कर दिया, ठुकरा दिया, नहीं हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जनता ने जो भारी बहुमत से पिनोसे का जो शासन इसको ठुकरा दिया है। और जैसे ही पिनोसे का शासन ठुकराया है, वैसे ही पिनोसे की जो सत्ता है समाप्त हो गई है। और इसके बाद से चिले में जो नियमित रूप से बहुदलीय चुनाव हो रहे हैं और शासन में अब सेना की जो भूमिका है वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। आपको अल्बर्टो वैसेले याद होंगे, वायुसेना प्रमुख। उस समय इनकी पत्नी और बेटी को प्रताड़ित किया गया था। तो बाद में जो है इनकी बेटी जो है, जनरल अल्बर्टो वैसेले की जो बेटी हैं, मिशेल वैसेले, इन्होंने 2006 में चिले की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और राष्ट्रपति बनी है। तो इस तरह से यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हुई है। जनमत संग्रह के बारे में बताया गया है कि जब सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लिया जाता है, तो इस तरह की जो प्रत्यक्ष प्रक्रिया जनमत संग्रह कहलाती है। जनमत संग्रह जो है खास करके नए संविधान के लिए, किसी कानून या सरकार की किसी एक नीति को लेकर कराया जा सकता है। जनता को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी राय देनी होती है और ये राय हाँ या ना में होती है। तो इस तरह से हमने चिले का उदाहरण देख लिया है, चिले में कैसे लोकतंत्र था, लोकतंत्र से तानाशाही आई, तानाशाही के बाद फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसके बाद हम लोग अब पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई है वो कहानी जानेंगे। देखिए, पोलैंड जो है पूर्वी यूरोप का एक देश है। आप यहाँ पर पोलैंड का मैप देख पा रहे होंगे। इसकी राजधानी वारसा है। इसके उत्तर में बाल्टिक सी है। यहाँ पर रूस का एक प्रांत है जो कि इससे सीमा बनाता है। इसके अलावा लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ये इससे बॉर्डर बनाती है। पोलैंड जो है कभी सोवियत संघ या यूएसएसआर का पार्ट था। आप लोग जानते हैं कि जो रूस के आसपास के जो देश थे उन देशों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। तो ये पोलैंड जो है रूस के पड़ोस में लगता है, रूस का एक प्रांत इससे बॉर्डर बना रहा है। तो उस समय जो 15 देशों का संघ था जिसको सोवियत संघ कहा जाता है, ये उसका पार्ट था। 1980 में यहाँ पर पोलैंड पर जनरल जारोजेलेस्की के नेतृत्व में जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है,
इसका शासन था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि ये सोवियत संघ का हिस्सा था। तो ये यूरोप के उन देशों में से एक था जहां पर केवल एक ही साम्यवादी दल का शासन था। और आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि जो साम्यवादी व्यवस्था है वो रूस में स्टार्ट हुई थी, और रूस से स्टार्ट होकर ये रूस के समर्थन वाला जो सोवियत संघ है उन सभी देशों में ये व्यवस्था फैली। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी शब्द सुना होगा। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि समाजवादी और साम्यवादी में अंतर क्या है। आपको दोनों शब्द सिमिलर लग रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। देखिए, समाजवादी में क्या है, जो समाजवादी व्यवस्था है उसमें जो गरीब या हाशियाई तबके के लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि वो लोग भी समाज की मुख्य धारा में आ सकें, उनके पास भी आर्थिक और सामाजिक जो दायरा है वो बढ़ सके। तो यहाँ पर कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जबकि जो साम्यवादी व्यवस्था है ये एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना करती है। वर्ग विहीन का मतलब ना तो कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा, सबके पास इक्वल इक्वल, यानी जो कुछ संसाधन है सबको इक्वल बांट दिए जाएंगे। और ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? आती है गवर्नमेंट के ऊपर, नहीं सरकार, राज्य या सरकार के ऊपर। कि राज्य या सरकार क्या करती है, जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में बराबर संसाधन डिवाइड कर देती है। आपने रूस का इतिहास पढ़ा होगा, और रूस में आपने, जब हमने 9th पढ़ाया था आपको 9th और 10th में बताया भी था इतिहास में कि रूस में कोल खोज के बारे में सुना होगा, सामूहिक कृषि के बारे में सुना होगा, समता रोटी खाएंगे, इस तरह के नारे सुने होंगे। तो रूस में ही इसका जन्म हुआ था साम्यवादी व्यवस्था का, जहां पर एक वर्गविहीन समाज की कल्पना की गई थी। तो ये कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल के विचारों पर आधारित विचारधारा है। और यहाँ पर एक ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अमीर गरीब की कोई खाई नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या था, उस समय केवल एक ही साम्यवादी दल का शासन था। और पोलैंड जो है सोवियत संघ का हिस्सा था, तो सोवियत सरकार का इसको समर्थन भी हासिल था और वही इसको चला भी रही थी, यानी नियंत्रण वही देती थी। साम्यवादी देशों की खास बात यह थी कि यहाँ पर किसी अन्य पार्टी को सत्ता में आने की या चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। देखिए, लोग जो हैं साम्यवादी व्यवस्था में, जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी शासक हैं, उनका चुनाव अपनी इच्छा से या मर्जी से नहीं कर सकते थे। यहाँ पर नेताओं या पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने की भी आज़ादी नहीं थी। एक तरह से कहने को तो ये मजदूरों की पार्टी है, मजदूरों की सरकार है, यानी यहाँ पर सभी को बराबर मानने वाली सरकार है। लेकिन सबको बराबर मानने वाली सरकार में भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि देश की जो सारी संपत्तियां थी उन सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया। सब देश की संपत्तियां थी, सभी देश के जितने कारखाना थे, बड़ी संपत्तियां थी, वो सब सरकारी थी। साम्यवादी शासन के बारे में बताया गया है कि साम्यवादी शासन क्या है, इस साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें किसी अन्य पार्टी को सत्ता में आने की इजाजत नहीं होती है। और यहाँ पर जितनी भी संपत्तियां होती हैं, जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, उन पर राज्य यानी कि गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। तो इस व्यवस्था को साम्यवादी शासन कहते हैं। ये परिभाषा आपकी एनसीईआरटी में ही दी होती। तो यहाँ पर आपने यहाँ पूरा इसकी पृष्ठभूमि जान ली कि साम्यवादी व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी। जनरल जारूजेलेस्की के नेतृत्व में जो साम्यवादी शासन था वो किस तरह का था। भले मजदूरों की बात कही गई कि मजदूरों का शासन है, लेकिन यहाँ मजदूरों के शासन होने के बावजूद भी मजदूरों की सुनी नहीं जा रही थी। शुरुआत होती है यहाँ पे गडांस्क हड़ताल से। देखिए, गडांस्क जो है एक शहर का नाम है। गडांस्क में एक कारखाना है जिसका नाम है लेनिन जहाज कारखाना, सरकारी कारखाना है ये। तो यहाँ पर 14 अगस्त 1980 का दिन है। इस दिन यहाँ के मजदूर हड़ताल करते हैं। हड़ताल किस बात को लेकर होती है? यहाँ पर एक पूर्व महिला कर्मचारी होती है जिसको बिना किसी बात के इस फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। तो मजदूर जो हड़ताल करते हैं, मजदूर कहते हैं कि आप जो कर्मचारी निकाली गई उसको फिर से नौकरी पर रखो। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था में हड़ताल करने की, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की आज़ादी नहीं है, तो यहाँ पे इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ पर क्या है, जब हड़ताल चल रही होती है तो इस हड़ताल में उसी फैक्ट्री का एक मजदूर जो कि पहले भी निकाला जा चुका था, वो भी इस हड़ताल में जाके शामिल हो जाता है। इसका नाम था लेक वालेसा, जो कि इस कारखाना का ही पहले मजदूर था, इलेक्ट्रीशियन रहा था। तो वो भी इस कारखाने की दीवार लांग कर यहाँ पे इसमें शामिल हो जाता है। अब देखिए, लेक वालेसा थोड़ा सा मतलब जो है अच्छा खासा वक्ता है, यानी एक लीडरशिप टाइप व्यक्ति है, लीडर टाइप व्यक्ति है, नेतृत्व करने का गुण है। तो जल्दी से वालेसा जो है इन सभी हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन जाता है। अब हड़ताल जो है, हड़ताल लगातार बढ़ती जाती है और हड़ताल बढ़ते बढ़ते हड़ताल की जो खबर है पूरे शहर में फैल जाती है। तो हड़ताल एक विद्रोह का रूप ले लेती है। अब मजदूरों ने पहले मजदूरों की डिमांड यही थी कि जो महिला कर्मचारी निकाल दे उसको वापस रख लो फैक्ट्री में। लेकिन अब मजदूरों ने देखा कि भाई हमारी हड़ताल का दायरा बढ़ता जा रहा है, एक विद्रोह का रूप लेती जा रही है,
तो यहाँ पे मजदूरों ने भी अपनी डिमांडें बढ़ा दी हैं। अब मजदूरों ने डिमांड रखी है कि हमें स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की इजाज़त दी जाए, जो भी राजनीतिक बंदी हैं इनको रिहा किया जाए, और जो भी प्रेस पर लगी सेंसरशिप है इसको हटाया जाए। मजदूर संघ का मतलब क्या है? मजदूरों के जो भी हित हैं उनकी आवाज़ उठाने वाला संघ मजदूर संघ बनाया जाए। राजनीतिक बंदी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो सरकार का विरोध करता है तो सरकार जो है उसे अगर गैरकानूनी ढंग से हिरासत में ले लेती है या उसको दबा देती है तो उसको राजनीतिक बंदी माना जाता है। सेंसरशिप का मतलब ये है कि जो भी अखबार हैं, जो भी न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, वो सरकार की अनुमति के बिना कोई आर्टिकल नहीं छाप सकते हैं या सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो अब जब ये हड़ताल बढ़ती गई है, इसने एक विद्रोह का रूप ले लिया है, तो मजदूरों ने अपनी डिमांड भी बढ़ा दी है। एक तो मजदूर संघ बनाने की डिमांड की है, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात कही है, और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाने की मांग की है। हड़ताल बढ़ते बढ़ते जो है लगभग पूरे पोलैंड में फैल गई है। तो हड़ताल की यहाँ पे बताया गया हड़ताल क्या है, इन कुछ शिकायतों के चलते या किसी मांग के पूरा न होने की वजह से मजदूरों या कर्मचारियों का सामूहिक रूप से काम करने से इनकार करना ये हड़ताल कहलाता है। मजदूर संघ का मतलब है मजदूरी करने वालों का अपने रोजगार को बनाए रखने या फिर बेहतरी के उद्देश्य से बना हुआ संगठन। राजनीतिक बंदी कौन होते हैं? देखिए, जेल में डाले गए या अपने घर में जो नजरबंद किए गए ऐसे लोग हैं जो कि सरकार के विचारों, कामकाज या छवि से मतलब समर्थन नहीं रखते हैं, या सरकार इनको खतरा मानती है कि भाई हमारी आलोचना कर रहे हैं, तो इनको सरकार डिटेन कर लेती है, जेल में डाल देती है या फिर नजरबंद कर देती है, तो इनको राजनीतिक बंदी कहा जाता है। तो ऐसे करके गणास हड़ताल जो है ये चलती जा रही है और इसने विद्रोह का रूप ले लिया है। अब यहाँ पे जनरल जेलेंस्की की जो साम्यवादी सरकार है उसको लगने लगा है कि भाई अब बात नहीं बनेगी, अब दबा नहीं सकते, अब तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, अन्य फैक्ट्रियों के जो मजदूर हैं वो भी हड़ताल कर रहे हैं, वो भी अपनी डिमांडें रख रहे हैं, और लेक वाले सा यहाँ पे नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं। सरकार को झुकना पड़ा है। तो आंदोलन की जो लोकप्रियता है उसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा है, और लेक वाले सा के नेतृत्व में जो मजदूर हैं और सरकार हैं, इनके बीच एक 21 सूत्री समझौता हुआ है। 21 मांगों पर समझौता हुआ है और इस तरह से हड़ताल समाप्त हो गई है। और इस संधि के बाद 21 सूत्री समझौता होने के बाद जो है यहाँ पर सोलिडरनोस्क, इसको अंग्रेजी में सोलिडेरिटी कहते हैं, ये एक नया मजदूर संघ बना है जिसका नाम सोलिडरनोस्क है। इसका जन्म हुआ है। ये देखिए पहली घटना थी जब किसी साम्यवादी शासन वाले देश में पहली बार किसी मजदूर संघ का गठन हुआ था। यानी उस समय तक जितने भी साम्यवादी व्यवस्था वाले देश थे, यानी यूएसएसआर में उस समय 15 देश शामिल थे, इसमें पोलैंड भी था, तो उन 14 देशों में मजदूर संघ बनाने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे पोलैंड में जो कुछ हुआ है उसके बाद पहली बार यहाँ पर सोलिडरनोस्क नामक एक मजदूर संघ की स्थापना हुई है। अब धीरे धीरे करके चूंकि लोग साम्यवादी शासन से खुश तो नहीं थे, तो लोगों को एक मौका मिल गया है, एक मतलब उम्मीद मिल गई, उम्मीद की किरण मिल गई है। तो लोग जो है बड़ी संख्या में इस संगठन के साथ जुड़ते गए हैं। धीरे धीरे करके लगभग साल भर के भीतर इस संगठन की जो सदस्यता है वो बढ़ते बढ़ते लगभग यहाँ पर 1 करोड़ लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। अब जब इतनी भारी संख्या में लोग जब जुड़ गए हैं तो ऐसे में संगठन का जो दायरा मजबूत हुआ है। संगठन ने मुखर रूप से आवाज़ उठानी स्टार्ट की है। सरकार जहाँ जहाँ गलत है, भ्रष्टाचार पर्याप्त है, जहाँ जहाँ पर सरकार तानाशाही चला रही है, संगठन ने आवाज़ उठाई है। तो ऐसे करके सरकार के जो भी कारनामे हैं उनकी पोल खुलने लगी है। इसके बाद फिर सरकार ये प्रयास करती है कैसे भी करके ये संगठन इसको दमन कर दिया जाए, इसको दबा दिया जाए ताकि कोई सरकार की आलोचना ना कर पाए। तो यहाँ पे आता है मार्शल लॉ का दौर। मार्शल लॉ का मतलब ये है कि जब सेना प्रशासन संभालती है। नहीं, वैसे तो सेना का काम होता है कि जो राष्ट्रीय सीमाएं, हमारी सीमाएं हैं, उनको सुरक्षित रखना, या कोई देश हमारे देश पर आक्रमण ना कर दे, तो वो सब सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर अब मार्शल लॉ का मतलब होता है कि बीच में जो प्रशासनिक अधिकारी इन सबको हटाकर सेना ही सब संभालेगी। सेना ही जो है, जुडिशरी भी है, विधायिका भी है, कार्यपालिका सेना ही है। मार्शल लॉ का मतलब यही होता है कि यहाँ पर सेना ही न्याय करेगी, सब कुछ सेना ही करेगी। तो यहाँ पर जनरल जारोजिल्स्की जो है, इन्होंने ठान लिया है कि भाई इन्हें दबाना है, इस संगठन के लोगों को दबाना है, ये लोग हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन्होंने मार्शल लॉ यहाँ लागू कर दिया है। तो सॉलिडेरिटी की बढ़ती ताकत से घबराकर जो जारोजिल्स्की हैं, इन्होंने जो है दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन घोषित कर दिया है। मार्शल लॉ घोषित होने के बाद सॉलिडेरिटी के हजारों के सदस्य जो हैं जेल में डाल दिए गए हैं। फिर से इन्होंने जो है पहले जो आज़ादी दी थी कि आप संगठन बना सकते हैं, 21 सूत्री मांगे जो समझौता हुआ था उसको खारिज कर दिया। नहीं, अब हम नहीं मानते। इन्होंने संगठन बनाने, विरोध करने या जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस पर दोबारा पूरी तरह से इन्होंने रोक लगा दी है। लेकिन लोग अब मानने वाले कहाँ हैं भाई? लोगों के दिलों में जो आग
धधक रही थी वो और ज़्यादा विस्फोटक रूप में ले चुकी है। तो ऐसे करके जब संगठन के लोग नहीं माने हैं तो अंत में सरकार को ही झुकना पड़ा है। तो अंत में यहाँ पे लोकतंत्र की जीत होती है। मार्शल लॉ के बावजूद 1988 में सॉलिडरिटी ने लेक वालेसा की अगुवाई में फिर से देशव्यापी हड़तालें स्टार्ट करवाई हैं। यानी कि लेक वालेसा पीछे नहीं हटे हैं, लेक वालेसा ने फिर से जोर शोर से सरकार का विरोध करने के लिए हड़तालें देश भर में स्टार्ट करवाई। जहाँ जहाँ कंपनियां फैक्ट्रियां हैं उनमें हड़तालें स्टार्ट करवाई हैं। चूंकि इस समय तक जो सोवियत संघ था वो भी गिर चुका था, सोवियत संघ भी पतन के कगार में पहुंच गया था, आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं रह गया था। यानी अमेरिका का उदय हो चुका था, अमेरिका जो है बहुत महाशक्ति बन चुका था और सोवियत संघ पतन की ओर बढ़ रहा था। तो चूंकि सोवियत संघ भी कमजोर हो रहा है, इधर यहाँ पे देश में लोग डिमांड कर रहे हैं, गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, लगातार लोग व्यवस्था चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा है। तो यहाँ पर सरकार और लेक वालेसा के बीच में बातचीत का एक दौर और स्टार्ट हुआ है और फिर यहाँ पे अंततः अप्रैल 1989 में एक समझौता हुआ है। और समझौता जो हुआ है उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई है। सरकार ने कहा है कि अब चुनाव होंगे, अन्य पार्टियां भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर उस समय 1989 में सॉलिडरिटी ने संसद के जो ऊपरी सदन है, जिसको सीनेट कहा जाता है, इसकी सभी सीटों पर इसने चुनाव लड़ा है और यहाँ की 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 100 में से 99 सीटों पर इन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो इससे अब यहाँ पर क्या हुआ, लोकतंत्र की शुरुआत हो गई है। फिर अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए हैं, जिसमें कि कई सारी पार्टियों ने हिस्सा लिया है। तो लेक वालेसा जो है यहाँ पर पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ऐसे करके पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो हमने यहाँ पर चिली का जो लोकतंत्र को लेकर संघर्ष था, लोकतंत्र, तानाशाही, फिर से लोकतंत्र, पोलैंड में कैसे साम्राज्य शासन से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। यहाँ पर लोकतंत्र की हम लोग दो प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहले दो सरकारों में तुलनाएं की गई हैं, एक तो अलोकतांत्रिक सरकार और दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार। इनके बीच में तुलना की गई है। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, अलोकतांत्रिक में चिले में पिनोशे का शासन था और पोलैंड में जो जारोजिल्स्की की जो साम्यवादी सरकार थी, तो ये दोनों ही जो अलोकतांत्रिक सरकारें थीं। वहीं लोकतांत्रिक सरकारों की बात करें, उसमें अलेंदे, मिशेल बैचेले या लेक वालेसा जो पोलैंड के राष्ट्रपति बने पहले, तो इनकी सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें थीं। सत्ता के स्रोत की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पिनोशे की सत्ता स्थापित हुई थी, सेना के दम पे स्थापित हुई। सेना ने तख्ता पलट किया था, उसके बाद पिनोशे जो है सत्ता में आए थे। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में केवल एक ही दल का नियंत्रण था और एक तरह का तानाशाही शासन था। वहीं अलेंदे, मिशेल बैचेले या लेक वालेसा की बात करें तो इनको पूरी तरह से जनता ने इलेक्ट किया, जनता ने इनको चुना था। अलोकतांत्रिक सरकारों में जो नागरिक आज़ादी थी, ये बिल्कुल नहीं। ना तो यहाँ पे विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, ना संगठन बना सकते हैं, ना ही सरकार का विरोध कर सकते हैं। वास्तविक में या कोई आज़ादी नहीं है। जबकि लोकतांत्रिक में नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने, संगठन बनाने और सरकार का विरोध करने का पूरा मौलिक अधिकार था। शासन की शक्ति की बात करें, देखिए यहाँ पर जो अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, चाहे चिले में पिनोशे का शासन हो या पोलैंड की जो साम्यवादी सरकार हो, यहाँ पर लोग जो है अपने शासकों का चुनाव नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्हें बदल सकते हैं। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव लोग कर सकते हैं और चुनाव के माध्यम से उन्हें बदल भी सकते हैं। पिनोशे की जो विचारधारा यानी आर्थिक विचारधारा की बात करें तो पिनोशे की जो सत्ता आई है वो अलेंदे के बाद आई है। अलेंदे जो है समाजवादी व्यक्ति थे, यानी गरीबों के या हाशियात लोगों के बारे में सोचते थे, कल्याणकारी योजनाओं को उनके लिए लागू किया। जबकि पिनोशे जो आए हैं ये पूंजीपति लोगों के समर्थन से आए हैं, तो ये पूंजीपति समर्थक थे। वहीं पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में भले साम्यवादी सरकार हो, साम्यवादी शासन को मजदूरों का शासन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मजदूरों का शासन कहे जाने वाली साम्यवादी सरकार में भी मजदूर वर्ग की उपेक्षा हो रही थी। मजदूर वर्ग को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उनको संगठन बनाने की आज़ादी नहीं थी। एक तरह से यहाँ पे साम्यवादी तानाशाही चल रही थी। वहीं लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलेंदे की बात करें तो अलेंदे ने जो है उस समय नियंत्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है, जैसे कि तांबे की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। लेक वालेसा ने मुक्त बाजार वाली व्यवस्था अपनाई है, यानी बाजार को एकदम मुक्त कर दिया है, खुला बाजार कर दिया है। वहीं मिशेल बैचेले जो है चिली में, जो बाद में राष्ट्रपति बनी, 2006 में राष्ट्रपति बनी, इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया है। तो एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पे लोकतंत्र में लोगों के पास ज़्यादा अधिकार हैं, ज़्यादा आज़ादी दी गई है। तो यहाँ पर सबसे दो अहम बात निकल के आती हैं कि लोकतंत्र में लोग जो हैं अपने शासकों का, नेताओं का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र में दूसरी विशेषता ये होती है कि लोगों को जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, संगठन बनाने की या विरोध करने की आज़ादी
जरूरी होती है। तो ये दो मुख्य विशेषताएं लोकतंत्र की हैं जो कि हर लोकतंत्र में होना आवश्यक है। अब यहाँ पर लोकतंत्र विस्तार के विभिन्न चरणों के बारे में बताया गया है कि लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई है, लोकतंत्र के विस्तार में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग लोकतंत्र की शुरुआत और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आधुनिक लोकतंत्र की जो शुरुआत है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में 9th हिस्ट्री की किताब में पढ़ा भी होगा कि वहाँ की जो जनता थी तो वो लुई सोलेक जो शासक है उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, और वहाँ की जो व्यवस्था थी जिसमें कि समाज 3 स्टेट में डिवाइड था, उस व्यवस्था में जो प्रथम 2 स्टेट के लोग हैं वो टैक्स नहीं देते थे, तीसरे वाले स्टेट के लोग जो हैं टैक्स भरते थे। तो ये सब वहाँ परिस्थितियाँ थी। इसकी वजह से वहाँ पर क्या लोगों ने विद्रोह किया है, और विद्रोह बढ़ते बढ़ते एक क्रांति का रूप ले लिया है। यानी यहाँ पर 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी जनता ने जो बास्टिल के किले पर हमला कर दिया है और शासक को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी है। तो आधुनिक लोकतंत्र की जो शुरुआत है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ये मानी जाती है, और इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा दिया है। और पूरे यूरोप के देशों ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर लोकतंत्र के लिए संघर्ष भी किए हैं। हालांकि अगर फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस के इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा कि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कई बार लोकतंत्र स्थापित हुआ, फिर से तानाशाही आई, फिर से लोकतंत्र आया। यानी वहाँ पर कई बार लोकतंत्र को स्थापित किया गया है, कई बार समाप्त भी किया गया है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में लोकतंत्र की जो शुरुआत है वो फ्रांस से पहले हो चुकी थी। हालांकि ब्रिटेन में लोकतंत्र का जो विकास है काफ़ी धीमा हुआ। यानी जिस तरह से फ्रांस में एकदम से क्रांति हुई, एकदम से शासक को उखाड़ फेंका है, उस तरह से ब्रिटेन में नहीं हुआ। ब्रिटेन में जो है 18वीं और 19वीं सदी में जो राजनीतिक परिवर्तन है, इनकी वजह से जो राजशाही और या सामंत वर्ग है, यानी जो वहाँ का जो एक सामंत का मतलब ये है कि जो जमींदार वर्ग है, इनकी शक्ति कमजोर पड़ गई है। हालांकि ब्रिटेन में उस तरह से बदलाव नहीं हुआ है जैसे फ्रांस में हुआ है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा था। उपनिवेश का मतलब होता है जब किसी क्षेत्र पर किसी दूसरे देश का शासन होता है, उसे उपनिवेश कहा जाता है। तो अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, अमेरिका का कुछ हिस्सा। तो अमेरिका में जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, इन्होंने 1776 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया है, और कुछ साल के बाद इन उपनिवेशों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया है। 1787 में इन उपनिवेशों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी दी है। हालांकि जो ये लोकतांत्रिक संविधान बना है, इस संविधान में जो मतदान की व्यवस्था है उसमें अधिकार केवल मतदान का पुरुषों तक सीमित था। यानी यहाँ पर शुरुआत में मतदान का अधिकार केवल पुरुषों को मिला था, और वो भी श्वेत पुरुष, यानी केवल जो गोरे पुरुष हैं उनको मतदान का अधिकार था। अश्वेत और महिलाओं को यहाँ के लोकतांत्रिक संविधान में शुरुआत में अधिकार नहीं मिला है, वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। यानी अश्वेत और महिलाओं को यह अधिकार शुरुआत में नहीं था। तो चूंकि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर अमेरिका में पहले हो गई है शुरुआत लोकतंत्र की, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं माना गया है। लोकतंत्र की हम शुरुआत अगर मानते हैं तो फ्रेंच से मानते हैं, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में महिला पुरुष सभी लोग शामिल थे, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं था। अमेरिका में जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई है वहाँ पर केवल गोरे पुरुष यानी श्वेत पुरुष ही शामिल थे। इसी वजह से जब भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई है। तो हमने यहाँ पर ये समकालीन में जो घटनाएं उस समय चल रही थी वो हमने देख ली हैं। फिर धीरे धीरे करके जब लोकतंत्र का विस्तार हुआ है, यानी फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, अमेरिका में भी हुई है, उसके बाद क्या हुआ है, जब जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हो गया है वहाँ पर नागरिक अधिकारों को लेकर आंदोलन हुए हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित हो गया, पुरुषों को केवल वोट डालने का अधिकार था, वो भी केवल गोरे पुरुषों को अधिकार था। या फिर कुछ ऐसे भी देश थे जहाँ पर केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को अधिकार था, शिक्षित पुरुषों को अधिकार था, अशिक्षित गरीबों या मजदूरों को अधिकार नहीं था, महिलाओं को तो अधिकार मिला ही नहीं था। तो बाद में इन लोकतांत्रिक देशों में नागरिक अधिकारों को लेकर भी संघर्ष हुए हैं। तो 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए जो होने वाले संघर्ष हैं, ये अक्सर राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर होते थे। जैसा कि हमने बताया कि शुरुआती लोकतंत्र में सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ये प्राथमिकता दी। इनके पास संपत्ति थी वही पुरुष केवल वोट डाल सकते थे। महिलाओं को और जो अश्वेत हैं, अश्वेत का मतलब जो काले लोग हैं, क्योंकि अफ्रीका से अमेरिकी जो भूमि पर भेजे गए जो लोग थे
उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो महिलाओं को और अश्वेतों को, काले लोगों को लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला है। 1900 तक अगर हम बात करें तो सन 1900 तक न्यूजीलैंड ही एकमात्र ऐसा देश था जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। यानी न्यूजीलैंड उस समय दुनिया का पहला एक देश था सन 1900 तक जहां पर सभी को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त था। तो यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त करने का कालक्रम बताया गया है कि किस देश को कब हासिल हुआ है। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 1893 में हासिल किया है। रूस में यह अधिकार 1917 में हासिल हुआ है। जर्मनी 1918 में, 1919 में नीदरलैंड में, 1928 में ब्रिटेन में, 1931 में श्रीलंका, 1934 में तुर्की, 1944 में फ्रांस, 1945 में जापान, 1950 में भारत। देखिए, भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर पहले दिन से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया है। यानी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि संविधान बन गया है उसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा है, ऐसा नहीं है। जिस दिन से संविधान हमारा लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, उसी दिन से हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी लागू हो गया है। अर्जेंटीना 1951 में, यूनान में 1952 में, मलेशिया 1955, ऑस्ट्रेलिया में 1962 में, अमेरिका में 65 में, यानी अमेरिका में भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसमें कि महिला और अश्वेत शामिल हैं, इनको 1965 तक आते आते मिला है। स्पेन में 1978 में, साउथ अफ्रीका में 1994 में। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है अमेरिका वाला, क्योंकि अमेरिका का अक्सर पूछ लिया जाता है कि अमेरिका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब आया। 1965 में आया। जबकि सबसे पहले की अगर बात करें, सबसे पहले अर्ली जो कंट्रीज हैं उनमें न्यूजीलैंड का नाम आता है। न्यूजीलैंड में सबसे पहले स्थापित हुआ है। 1893 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1900 और 1950 के बीच में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनका मैप यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1900 में गहरे लाल रंग में आप देख रहे हैं 1900 में जो देशों का नक्शा दिया गया, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें थी। और फिर 1900 के बाद 1950 तक आते आते जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ है उनका मैप दिया गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये कुछ कुछ देशों के उदाहरण आप देख पा रहे हैं। पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों के उदाहरण देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। हालांकि उन देशों में जो बड़ी संख्या में लोग जो थे सरकार का चुनाव करते थे, लेकिन उनमें भी केवल और केवल पुरुष ही शामिल थे। यानी आप जो शुरुआती सन 1900 के आसपास के जो लोकतांत्रिक देशों को आप देख रहे हैं लाल रंग में, इन देशों में भले लोकतंत्र तो स्थापित हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव करने वाले लोग थे, अपने जो भी शासकों का चुनाव करने वाले लोग थे, वो पुरुष ही थे, महिलाएं शामिल नहीं थी। तो यहाँ पे अधिकांश मतदाता पुरुष थे। और यही देश सन 1900 के आसपास जिन देशों में लोकतंत्र था, इन्हीं देशों को आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 4 विकल्प देकर कि इनमें से कौन से देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं, तो आप बता देंगे। जैसे आप अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के देशों के बारे में यहाँ मैप पर देख पा रहे हैं, पश्चिमी यूरोप के देशों को देख पा रहे हैं। ये कुछ देश ऐसे हैं जहाँ सन 1910 के आसपास में लोकतंत्र था। तो इनका उदाहरण आप लोग प्रस्तुत कर देंगे। इसके अलावा लोकतंत्र विस्तार का जो सेकंड चरण है या द्वितीय चरण जो है, वो उपनिवेशवाद के अंत के बाद शुरू हुआ है। उपनिवेश का अर्थ आप लोग जानते होंगे, जब कोई देश किसी अन्य देश पर अपना शासन स्थापित करता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है, उस देश को उपनिवेश कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के कई देश जो थे वो यूरोप के देशों के उपनिवेश थे, जिसमें कि ब्रिटेन शामिल था, स्पेन शामिल था, पुर्तगाली शामिल थे। तो इन लोगों के उपनिवेश बने हुए थे। तो 1950 तक आते आते या 1950 से 75 के दौर में ये जो देश हैं ये उपनिवेशों से आज़ाद होने लगे हैं। तो उपनिवेशों से आज़ाद होने के बाद जैसे कि भारत ही आज़ाद हुआ, भारत जो ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हुआ, यहाँ पर लोकतंत्र अपनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे देश थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेश के एंड होने के बाद आज़ाद हुए हैं और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि काफ़ी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने रहे और इनमें से अनेक देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तत्काल बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया। जैसे भारत की बात करें तो भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ है और 26 जनवरी 1950 को भारत जो है पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। यानी हमारे यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है और संविधान लागू होने के साथ ही साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी लागू हो गया है।
जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, तो कई लोगों का मानना ये था कि भारत में लोकतंत्र टिकेगा नहीं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है कि यहाँ पे लोकतंत्र चल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम भारत का अनुभव देखें तो भारत में कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो भारत में आज भी लोकतंत्र फल फूल रहा है, लोकतंत्र का लगातार विस्तार हो रहा है। जैसे 1975 का आपातकाल इमरजेंसी का दौर है, इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी वाला दौर है, उसको छोड़कर आज तक लोकतंत्र जो है पूरी मजबूती से हमारे यहाँ कायम है और हमारे यहाँ निरंतर ये फल फूल रहा है। घाना का उदाहरण दिया गया है। घाना पश्चिम अफ्रीका का देश है और ये भारत के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1957 में ये भी आज़ाद हुआ है। तो घाना जो है आप देख पा रहे हैं मैप में, ये घाना है जो कि पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया है। घाना की राजधानी अकरा है, आप मैप में देख लीजिए। इसके अड़ोसी पड़ोसी दो देश हैं, उनको भी देख लीजिए। इधर पश्चिम में कोटे द आइवर है, ऊपर उत्तर में बुर्किना फासो है, यहाँ टोगो है, नहीं पूर्व में टोगो है। तो 3 देशों के साथ ये बॉर्डर बना रहा है। घाना की राजधानी अकरा है। घाना भी जो है ब्रिटिश उपनिवेश रहा था और पहले इसका नाम, ब्रिटिश टाइम में इसका नाम जो था गोल्ड कोस्ट था। 1957 में ये ब्रिटिश शासन से आज़ाद होने वाला पहला अफ्रीकी देश था। यानी 1957 में ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ है और ब्रिटिश शासन से आज़ाद होने वाला अफ्रीका महाद्वीप का ये उस समय पहला देश था। यहाँ पर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जैसे हमारे यहाँ पर आज़ादी में बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम जुड़ते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे यहाँ अनगिनत क्रांतिकारी हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर वामे एनक्रूमा यहाँ के क्रांतिकारियों के सबसे प्रमुख लीडर माने जाते थे। वामे एनक्रूमा जो है ये जवाहरलाल नेहरू के दोस्त भी थे। तो इन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। और जब ये देश आज़ाद हो गया 1957 में ब्रिटिश शासन से, उसके बाद ये घाना के पहले प्रधानमंत्री बने हैं और फिर राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि वामे एनक्रूमा जवाहरलाल नेहरू के दोस्त जरूर थे, लेकिन वामे एनक्रूमा जो है जवाहरलाल नेहरू के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए हैं। जैसे ये राष्ट्रपति बने हैं, तो राष्ट्रपति बनते इन्होंने जो है अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया है कि हम तो लाइफ टाइम राष्ट्रपति यहाँ के रहेंगे। जैसे होता है ना, सत्ता जिसको मिलते ही लोगों के तेवर बदल जाते हैं, वही इनके साथ हुआ। जैसे ही सत्ता हासिल हुई, इन्होंने कहा ना कोई लोकतंत्र वगैरह नहीं, अब तो हम आजीवन यहाँ राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना ने तख्ता पलट कर दिया। 1966 में सेना ने इनका तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर सेना के तख्ता पलट के बाद काफ़ी लंबे समय तक अस्थिरता बनी रही। फिर घाना ने 1992 में बहुदलीय लोकतंत्र की सफल बहाली की। और आज प्रेजेंट की अगर बात करें तो आज घाना को पश्चिम अफ्रीका के सबसे स्थिर और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में से गिना जाता है, जहाँ पर नियमित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं अफ्रीका के अधिकांश देश आज जो है गृह युद्ध के शिकार हैं। आज भी वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है, भूखमरी, गरीबी, सब चीज़ व्याप्त है। लेकिन फिर भी घाना जो है आज अच्छे से फल फूल रहा है, लोकतंत्र भी वहाँ कायम है। उपनिवेश के बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं। उपनिवेश क्या है? किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र उपनिवेश कहलाता है। हाल के दौर की बात की गई है, यानी यहाँ पर 1990 से लेकर अब तक जो लोकतंत्र है उसकी बात यहाँ हो रही है। देखिए, लोकतंत्र की दिशा में ज़्यादा तेजी से जो कदम है 1980 के दशक के बाद स्टार्ट हुआ है। 1980 के दशक के बाद जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, जिसमें कि मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कई देश आ जाते हैं, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। 1990 के दशक में सोवियत संघ का बिखराव हो जाता है, यानी यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो यूएसएसआर के विघटन के बाद जो 15 देश आज़ाद होते हैं, उनमें से अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाती है। आपके सामने यहाँ पर यूएसएसआर का मैप दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका जो हेड है या लीडर है वो रसिया है और बाद बाकी 15 देश इसमें शामिल हैं। यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मालडोवा, यूक्रेन, इधर आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ऐसे करके 15 देशों का संघ था, जिसमें सबसे मेन या प्रमुख जो था वो रसिया था। तो सोवियत संघ का 1990 के दशक में आते आते 1991 में विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ के बिखराव की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत संघ से अलग होने वाला जो पहला देश था वो पोलैंड था। तो पोलैंड में 1989-90 में शुरुआत हो चुकी थी और आखिरकार 1991 में जो सोवियत संघ है इसका विघटन हो गया है, बिखराव हो गया है। और विघटन के बाद जो 15 नए स्वतंत्र देश हैं वो बने हैं और उनमें से अधिकांश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पर कुछ अन्य देशों के उदाहरण भी दिए गए हैं। यहाँ पर नेपाल के बारे में बताया गया है। देखिए, नेपाल जो है ये लंबे समय तक राजशाही रहा है, राजतंत्र यहाँ पर रहा है, राजा का शासन रहा है। नेपाल की जनता भी एक समय के बाद
इस राजशाही से परेशान हो चुकी थी, यानी राजतंत्र की मनमानियों से जनता परेशान हो चुकी थी और जनता ने यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर आंदोलन किए हैं। 1990 के दशक में जनता ने राजा को हटाने को लेकर आंदोलन चलाया है। आंदोलन का विस्तार होता गया है, आंदोलन काफ़ी उग्र हो चुका है। तो आंदोलन को बढ़ता देख राजा ज्ञानेंद्र सिंह को झुकना पड़ा है और राजा ने उस समय जनता के साथ समझौता किया है, जिसमें कि राजा ने अपने जो अधिकतर अधिकार थे वो चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंप दिए थे और खुद जो है उस समय ये संवैधानिक प्रमुख बने रहे थे। हालांकि राजा के मन में ये टीस हमेशा बनी रही, इन लोगों ने एक आंदोलन के जरिए हमारी पावर्स को कम कर दिया है, हमें केवल संवैधानिक प्रमुख बना दिया है। तो राजा जो है मनी मन इस बात को लेकर खिसियाए रहे हैं और जैसे ही इन्होंने देखा है कि कुछ समय के बाद जब लोकतंत्र कमजोर पड़ा है तो राजा ने वही अपनी चालाकी दिखा दी है। सन 2002 के बाद यहाँ पर लोकतंत्र थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है। राजा ने धीरे धीरे करके जो भी सरकारी संस्थान थे उन पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने सेना की मदद से तख्ता पलट कर दिया है, यानी लोकतंत्र खत्म कर दिया है। उसके बाद फिर से यहाँ की जनता भड़क उठती है, एक बड़ा व्यापक जन आंदोलन छिड़ जाता है 2006 में। अंततः राजा को फिर गद्दी अपनी छोड़नी पड़ती है और ऐसे करके सन 2008 में नेपाल जो है पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपना लिया है। पाकिस्तान की बात करें, जो कि भारत का पड़ोसी देश है और सबसे शैतान या हरामखोर पड़ोसी देश है, ये बात आप लोग जानते हैं। पाकिस्तान भी जो है 1947 में ही आज़ाद माना जाता है। आज़ाद क्या है, भारत का ही अलग टुकड़ा है वो। तो यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर लंबे समय तक संघर्ष हुआ है। यहाँ पर कभी सैन्य शासन, कभी यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप सेना की मदद से यहाँ पे सरकार चलाते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं पाया है। 1999 की घटना यहाँ बताई गई है। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सेना की मदद से यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया है और यहाँ की सत्ता संभाल ली है। इसके बाद फिर से 2008 में यहाँ पे चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र की बहाली हुई है। हालांकि यहाँ पे लोकतंत्र और सेना के बीच जो संघर्ष है वो हमेशा चलता रहा है। यानी यहाँ पर भले आज ये अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहे, लेकिन यहाँ पर यहाँ की जो सरकारें हैं उनमें सेना का हस्तक्षेप रहता है, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनका हस्तक्षेप रहता है। तो आज भी यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। तीसरा प्रश्न आपको ये बताना है, तीसरे प्रश्न का आंसर ये देना है कि म्यांमार हमारे भारत के किन राज्यों से सीमा बनाता है। तो तीसरा प्रश्न का आंसर कमेंट में आप देंगे। म्यांमार, जिसका पहले नाम बर्मा था, तो ये 1948 में औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ है और इसने शुरुआत में लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन 1962 में सेना ने तख्ता पलट करके लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। फिर लगभग 30 साल बाद 1990 में फिर से यहाँ पर चुनाव कराए गए हैं और चुनाव में आंग सान सू की की जो अगुवाई में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी है, इसने चुनाव जीते हैं। हालांकि यहाँ की जो आर्मी है उस समय के सेना प्रमुख हैं, उन्होंने चुनावी नतीजे के जो परिणाम है इनको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने साइड कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं मानते हैं। इन्होंने क्या किया है, जो जीते हुए नेता हैं आंग सान सू की, इनको नज़रबंद कर दिया, इनको कैद कर लिया है। आंग सान सू की ने लंबे समय तक म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया है और उनके संघर्ष को लेकर उन्हें बाद में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। फिर से यहाँ पर आखिरकार आंग सान सू की के नेतृत्व में जो NLD है, यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है, इस पार्टी ने 2015 में फिर से ऐतिहासिक चुनाव जीते हैं, लोकतांत्रिक सरकार बनाई है। यहाँ पे फिर से 5-6 साल लोकतांत्रिक सरकार रह पाती है और 2021 में म्यांमार की जो सेना के जनरल हैं मिन आंग वाइंग, इनके नेतृत्व में फिर से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाता है। प्रेजेंट में म्यांमार जो है गंभीर राजनीतिक संकट और गृह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है। यानी यहाँ पर आज भी अस्थिरता बनी हुई है, यहाँ पर आज भी लोकतंत्र की बहाली को लेकर संघर्ष हो रहा है। यानी एक जनता का ग्रुप है वो सेना के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, तो यहाँ पर आज भी हालात क्रिटिकल बने हुए हैं। निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता है, अगर हम यहाँ पर ये मैप देखें, यहाँ पर सन 2000 तक लोकतांत्रिक सरकारों का मैप दिया गया है। आप देख पा रहे हैं दुनिया के एक बड़े हिस्से में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। भले आज दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र सरकारों में मिलने वाले जो अधिकार, जो नागरिक अधिकार हैं, उनमें कटौती हुई है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। भारत की बात करें तो भारत में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो अधिकतर न्यूज़ चैनल हैं वो सरकार का गुणगान करते हैं, सरकार से कभी सवाल नहीं पूछते हैं। एक ये समस्या देखी गई है। यानी हमारे यहाँ प्रेस इंडेक्स, ये जो वैश्विक प्रेस इंडेक्स है, उसमें भी भारत की रैंकिंग बहुत कम, बहुत निचले पायदान पे पहुंच गया है। नागरिक अधिकार, यानी आपको जो
मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उनका भी हमारे यहाँ पे ढंग से पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही वर्तमान में जो आप लोकतांत्रिक देश देख रहे हैं, जो भले अपने आप को लोकतांत्रिक कह रहे हैं, उनमें प्रेस की स्वतंत्रता या नागरिक अधिकार, इनमें काफ़ी गिरावट देखी गई है। अब यहाँ पर विश्व स्तर पर लोकतंत्र के बारे में बात की गई है। हमने देश के अंदर लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया है। हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि क्या वैश्विक स्तर पर भी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या वैश्विक स्तर पर भी कोई सरकार है? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो देश किसी अन्य देश पर अपना दबदबा कायम करने का प्रयास करते हैं, कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो क्या कोई ऐसी एक वैश्विक व्यवस्था या वैश्विक सरकार है जो कि ऐसे देशों को रोक सके? तो विश्व स्तर पर कोई सरकार नहीं है। कुछ वैश्विक संस्थाएं या अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत हैं जो कि नियम और दिशा निर्देश तय करते हैं ताकि जो वैश्विक व्यवस्था है वो संचालित हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है संयुक्त राष्ट्र का। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति को बनाए रखना ताकि फ्यूचर में कोई युद्ध ना हो। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में है, यानी कि अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो वर्तमान में यूएन में कुल 193 कंट्री शामिल हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर मई 2026 तक का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो इसके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के काम क्या क्या है, ये क्या क्या करता है? यह संगठन जो है, जो देशों की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा है, ये किसी देश का कितना समुद्री क्षेत्र होगा, कहाँ तक उसका अधिकार होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों के जो मानक हैं वो बनाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए मानक तैयार करता है, और जो अन्य वैश्विक समस्याएं हैं इनसे संबंधित नियम और गाइडलाइन ये तैयार करता है। साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्रों में भी देशों के बीच में एक सहयोग स्थापित करता है ताकि स्थिति तनावपूर्ण न रहे। लेकिन फिर भी आप लोग देखते होंगे कि इतनी बड़ी वैश्विक संस्था बनने के बाद भी आज भी दुनिया में कई जगह पर अस्थिरता का माहौल है। जैसे हाल के सिनेरियो में देख लें, इजराइल गाजा वाला मामला है, रूस यूक्रेन वाला मामला है। तो कहीं ना कहीं इन वैश्विक संस्थाओं की जो कार्यशैली है, इस पर इस सवाल उठता है कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं? आपके होने के बावजूद भी आज भी युद्ध हो रहे हैं, देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हम जानेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, हर साल चूंकि 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी, तो हर साल जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि यूएन डे कब मनाया जाता है। ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक चार्टर लागू हुआ था और इसकी स्थापना भी हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के जो सभी 193 देश हैं वर्तमान में, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ये उनकी जनरल असेंबली है, इनमें समान मताधिकार मिला हुआ है। अर्थात यहाँ पर 193 देशों का, हर देश का एक वोट मिला हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूएन असेंबली का एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया है, इमेज दिया गया है। इसकी बैठक जो है सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए अध्यक्ष की अगुवाई में चलती है। यानी यहाँ पर इसकी जो बैठक होती है, इस बैठक की अगुवाई कौन करता है? अध्यक्ष करता है, और अध्यक्ष का चुनाव जो है यही देश मिलकर करते हैं। देखिए, यूएन को जो है विश्व की संसद कहा जाता है। जो यूएन की जो जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको विश्व की संसद कहा जाता है, जहाँ पर हर मुद्दे पर, हर वैश्विक मुद्दे पर खुले रूप में चर्चा होती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है, भले इसको संसद कहा जाता हो, लेकिन इसके निर्णय जो बाध्यकारी नहीं होते हैं। भाई, यूएन में तमाम प्रस्ताव पारित होते हैं, यूएन में तमाम चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, लेकिन इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है। तो बाध्यकारी न होने की वजह से इसकी जो कार्यशैली, इस पर सवाल उठता है। जैसे आपने हाल के ही सिनेरियो में देखा होगा, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल गाजा, इजराइल ईरान वार चल रहा है। तो ऐसे में यूएन की जो कार्यशैली है कि भाई यूएन किस तरह से इसे देखता है, कैसे इसे मैनेज करेगा, तो यूएन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, ईरान या फिर इजराइल, ये भी शक्तिशाली देश हैं, रूस भी शक्तिशाली देश है, तो रूस भी इसकी बात नहीं मान रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में इसकी जो भूमिका है, इस पर एक संदेह उत्पन्न होता है। इसके अलावा दूसरी संस्था है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो कि यूएन की ही एक प्रमुख संस्था है, यानी संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है। इसका मुख्य काम जो है विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है। यानी जहाँ भी अशांति है वहाँ पर पीस स्थापित करवाना इसका काम है। जिन देशों के बीच में संघर्ष हो रहा है, तो वहाँ पर ये शांति स्थापित करने के लिए अगर कार्यवाही आवश्यक है, यानी सैन्य कार्रवाई आवश्यक है, तो ये कर सकता है। आपने यूएन पीस मिशन के बारे में देखा होगा, अफ्रीका के कई देशों में सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वहाँ पे शांति बनी रहे।
भारत की भी कुछ सैन्य टुकड़ियाँ जो है इसमें योगदान दे रही हैं। आपने अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि भारत की कई टुकड़ियाँ जो इसमें योगदान दे रही हैं। तो यूएन पीस मिशन इसलिए डिप्लॉय किए जाते हैं, इसलिए स्थापित किए जाते हैं ताकि देश में जो अस्थिरता है वो क्रिएट ना हो। लेकिन फिर भी जो विश्व के कुछ महाशक्तिशाली देश काउंट किए जाते हैं, जिनके पास न्यूक्लियर पावर भी है, उनके ऊपर इसके जो हुक्म है वो नहीं चल पा रहे हैं। जैसे रसिया के ऊपर नहीं चल पा रहा है, इजराइल के ऊपर नहीं चल पा रहा है, स्वयं अमेरिका के ऊपर नहीं चल पा रहा है। अमेरिका भी कई जगह मनमानी करता है, उसको भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। भले यहाँ पे बात ये कही गई है कि संघर्ष की स्थिति में ये आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन वहाँ पर हो नहीं पाता है। केवल छोटे देशों पर ही कार्रवाई कर सकते हैं, बड़े देशों में हकीकत में कार्रवाई ये नहीं कर पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 इसके स्थायी सदस्य हैं। इसके स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 10 अस्थायी सदस्य हैं, और अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 वर्ष के लिए करती है। यानी इसके जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, उन 10 अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में किए जाते हैं, जो कि हर 2 साल के लिए होते हैं। अगर हम इसकी वास्तविक शक्ति देखें तो सुरक्षा परिषद की जो वास्तविक शक्ति है वो इन 5 देशों के हाथ में है। 5 सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इनके हाथ में है। इनके हाथ में क्यों है? क्योंकि इन्हें वीटो पावर मिली हुई है, इन्हें निषेधाधिकार की पावर मिली हुई है। देखिए, वीटो जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, और वीटो का मतलब होता है कि मैं मना करता हूँ। यानी जिसके पास ये वीटो पावर होती है, अकेले अगर वो ये वीटो पावर लगा दे, कहते हम नहीं कर रहे, तो पूरा प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, प्रस्ताव पारित हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसके माध्यम से कोई देश किसी प्रस्ताव को अकेले ही रोक सकता है। जैसे मान लीजिए ये 5 कंट्री हैं, स्थायी देश हैं, और 5 को वीटो पावर मिली हुई है। अब किसी मुद्दे पर चाइना ये कह देता है कि भाई हम एग्री नहीं है, चाइना वीटो यूज कर देता है, तो ये 4 देश जो है मिलकर उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बहुमत का खेल नहीं है, यहाँ वीटो का खेल है। जिसने वीटो अप्लाई कर दी वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह, वीटो किसी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार रखती है, लागू कराने का नहीं। कोई प्रस्ताव रोका जा सकता है, उसे जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है, वीटो के तहत रोका जा सकता है। और वीटो कोई एक देश अगर कर देता है तो पूरा का पूरा प्रस्ताव खारिज हो जाता है, पास हो ही नहीं पाता है। तो यदि कोई एक स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव का विरोध कर दे तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। इसी वजह से जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसको समय समय पर लोकतांत्रिक बनाने की बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है वो असमान है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारी उभरते हुए देश हैं, जैसे भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, उसको यहाँ पे स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं दी गई, जापान को नहीं दी गई है, कई कंट्री हैं। तो ऐसे जो नए देश हैं, तो उभरते हुए देश हैं, वो लगातार ही डिमांड करते हैं उनको स्थायी सदस्यता दी जाए, ताकि उनके अधिकारों की वकालत यहाँ पर हो पाए। इसके अलावा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का जो निर्णय है 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिया गया था, जबकि ऑफिशियली इसने जो है 27 दिसंबर 1945 से काम करना स्टार्ट किया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC अमेरिका में है। प्रेजेंट में यानी 2026 तक, मई 2026 तक इसमें 190 सदस्य देश हैं। हालांकि यहाँ पर भी इसकी जो सभी सदस्य देशों को समान मताधिकार नहीं है। जैसे कि UN जनरल असेंबली में था, हर देश के पास एक वोट था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितना जो वित्तीय योगदान दे रहा है उसका उतना ही शेयर है। यानी प्रत्येक देश की जो मतदान शक्ति है उसके वित्तीय योगदान पर निर्भर करती है। जो जितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है उसकी उतनी ही यहाँ पे पावर होती है। जैसे अमेरिका का कंट्रीब्यूशन IMF में सबसे ज़्यादा है, तो अमेरिका की सबसे ज़्यादा हुकूमत यहाँ पे चलती है। अमेरिका अपनी मनमानी यहाँ चलाता है। IMF का कार्य क्या है? कई बार अभ्यर्थी जो है IMF और वर्ल्ड बैंक को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का काम क्या है। देखिए, IMF जो है ये वैश्विक जो मौद्रिक प्रणाली है, इसको स्थिर बनाए रखने के नियम कानून या इसको बनाए रखने के लिए जो भी उपाय हैं वो करता है। वैश्विक मौद्रिक प्रणाली का मतलब क्या है कि विश्व स्तर पर कोई मंदी ना आ जाए, विश्व स्तर पर कोई अव्यवस्था ना फैले। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर आपने अपने किसी मित्र को 5 लाख रुपए उधार दिए हैं, और आपने भी 5 लाख रुपए जो अपने पास जो रखे थे, ये भी किसी काम के लिए रखे थे। लेकिन आपने, चूंकि ये आपको ये काम करने के लिए थोड़ा वक्त है, भाई आपने मान लीजिए 2 महीने बाद इस पैसे का इस्तेमाल करना था, 2 मंथ बाद, लेकिन आपके दोस्त को भी ज़रूरत है, और आपका दोस्त कह देता है कि भाई हम आपको ये 15-20 दिन में या महीने भर में लौटा देंगे। इससे क्या होगा कि 5 लाख रुपए आपने इस दोस्त को दिए हैं, कुछ भी इंटरेस्ट, किसी इंटरेस्ट पे दिए हों या फ्री में दिए हों, जैसे भी दिए हों,
आपको उम्मीद है कि भाई 15 दिन बाद ही पैसे वापस मिल जाएंगे, उसके बाद हम अपना काम कर पाएंगे। अब इमेजिन कीजिए आपका ये दोस्त जो है ये दिवालिया हो जाए और ये 5 लाख रुपए लौटा ही ना पाए, तो क्या होगा? अब स्थिति तो इसकी तो आर्थिक स्थिति खराब हुई हुई। अब ये 5 लाख रुपए जब आपको नहीं लौटाएगा तो आपने जो कहीं और वादा कर रखा है, आप कोई और काम करने वाले हैं, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे करके आपकी भी इकोनॉमिक कंडीशन डामाडोल हो जाएगी। तो ऐसी एक डोमिनो इफेक्ट यहाँ क्रिएट हो जाए। डोमिनो आपने देखा होगा जिसमें एक एक में झटका लगे, एक वस्तु गिराई जाती है तो दूसरी वस्तु भी गिरती चली जाती है, उसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर अगर एक जगह किसी देश में दिक्कत क्रिएट होती है तो उसका संकट पूरे पूरे दुनिया पर देखा जाता है। मान लीजिए कोई एक कंट्री है, उसकी स्थिति डामाडोल होती है तो एक डोमिनो इफेक्ट हर कंट्री पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है IMF, ये वैश्विक मौद्रिक प्रणाली को स्थिर बनाए रखने और जो विनिमय दर हैं इनकी निगरानी करने और आर्थिक संकटों को रोकने का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो देश भुगतान संतुलन नहीं कर पाते हैं, भुगतान संतुलन का मतलब ये है कि आपके देश को जो पेट्रोल डीजल चाहिए या अन्य जो सामान चाहिए उनके लिए आपको भुगतान करना होता है। जैसे आपने भारत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 1991 में हमारे यहाँ 1990 में एक ऐसी स्थिति आई थी कि हमारे यहाँ पर तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। 15 दिन का हमारे यहाँ ऑयल रिजर्व बाकी रह गया था, तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, दिवालिया होने वाला था देश। उसका रीजन था कि हमारे यहाँ उस समय तक अर्थव्यवस्था जो थी बंद अर्थव्यवस्था थी। तो ऐसे में भारत ने IMF से गुहार लगाई है। IMF ने कहा है कि हम आपको कर्ज तो देंगे लेकिन कंडीशन ये है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे। तो उसी के बाद 1991 में हमारे यहाँ LPG मॉडल अपनाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था उसके बाद हो गई है और बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था हो गई है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो देश भुगतान संतुलन करने में असमर्थ हो जाते हैं, जैसे भी हाल में पाकिस्तान तो कई बार जा चुका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये उदाहरण है। श्रीलंका भी IMF के पास गया, बांग्लादेश भी गया। तो यह भुगतान संतुलन की समस्याओं से जो जूझ रहे सदस्य देश हैं इनको वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करता है ताकि मुद्रा विनिमय स्थिर रहे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। अब इसके बाद बात करते हैं विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की। देखिए, IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड जुड़वा कहा जाता है, यानी इन दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों संगठनों की जो रूपरेखा है 1944 में ही अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था उसके दौरान इनकी रूपरेखा तैयार हुई थी। विश्व बैंक ने जो ऑफिशियली अपना वर्क स्टार्ट किया है वो 25 जून 1946 से स्टार्ट किया है। वर्तमान में यानी मई 2026 तक इसमें 189 सदस्य देश हैं। IMF की तरह यहाँ भी जो देश जितना वित्तीय योगदान करता है उसके आधार पर उसका वोट शेयर है। तो यहाँ पर भी अमेरिका का बोलबाला बना हुआ है। परंपरागत रूप से देखें तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो अमेरिकी नागरिक होता है और इसका नामांकन जो है अमेरिका की सरकार के द्वारा यानी राष्ट्रपति या वहाँ की सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है अमेरिका का नागरिक ही बनता है। विश्व बैंक जो है मुख्य रूप से जो विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं इनमें गरीबी कम करने के लिए जो भी परियोजनाएं हैं या जो बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं उनको स्थापित कराने के लिए इनको कर्ज देता है। यानी यहाँ पर इसका रोल IMF से अलग है। IMF कर्ज तभी देता है जब देश में आर्थिक संकट क्रिएट होता है, जब देश दिवालिया होने के कगार पर होता है, तो उस समय विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए उस समय वो कर्ज देता है। यहाँ पर क्या है, ये विश्व बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये विकास कार्यों के लिए कर्ज दे रहा है। ये अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नहीं दे रहा बल्कि विकास कार्यों के लिए, गरीबी कम करने के लिए दे रहा है, या कोई नया प्रोजेक्ट स्थापित करना है, आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाना है यानी बिजली बनाने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित करना है, उसके लिए लोन देना है, तो ये काम करता है। तो ये जो है सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी जो बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं हैं इनके लिए दीर्घकालिक ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो आपने IMF और विश्व बैंक इन दोनों में जो कोर अंतर है वो समझ लिया होगा, ये कौन कब कर्ज देता है। लेकिन फिर भी आप लोग जैसा कि आप यहाँ पर देख पाए हैं कि यहाँ पर बोर्ड शेयर सबका एक जैसा नहीं है। यहाँ पर वित्तीय योगदान के आधार पर बोर्ड शेयर तय हो रहा है। कुछ देशों को बहुत ज़्यादा ताकतें दे दी गई हैं। तो वैश्विक संस्थाओं के लोकतांत्रिक होने के क्या कारण हैं वो भी यहाँ चर्चा की गई है। एक तो शक्ति का असंतुलन है। देखिए, एक समय तक एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था, USSR था। रसिया के साथ साथ 14 और देश थे, कुल मिला के 15 देश थे। तो उस समय एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो दुनिया जो है एक ध्रुवी हो गई। एक ध्रुवी का मतलब केवल अमेरिका ही यहाँ पे वर्चस्व में आ गया। अमेरिका ही एक
कहावत है ना वेस्टर्न में, बिग डैडी, यानी बड़े पापा वाली भूमिका में अमेरिका आ गया है। अमेरिका के पास सैन्य ताकत भी है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग भी है। जब चाहे जिस देश को चाहे वो बर्बाद कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ अटैक कर सकता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो सभी उसके अंडर में हैं। तो अब दुनिया जो है एक ध्रुवी हो गई है, और इसी वजह से अमेरिका का जो वर्चस्व है वो बढ़ गया है। राष्ट्रीय बनाम वैश्विक स्तर, भले आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तरों पर पूरी दुनिया में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो लोकतांत्रिक नहीं हैं। जैसे आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देख ली, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जैसे देशों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जहाँ एक और दुनिया के देश आंतरिक रूप से अधिक लोकतांत्रिक हो रहे हैं, वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक नहीं मानी जाती है। जैसे आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देख ली, जहाँ पर वीटो पावर यूज कर सकते हैं, वीटो पावर यूज करके कोई प्रस्ताव खारिज हो जाता है, तो वो लोकतांत्रिक नहीं मान सकते हैं। अमीर देशों का नियंत्रण, जिन देशों के पास पैसा है तो वो इन संस्थाओं को चला रहे हैं, खास करके अमेरिका। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर जो देश सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये संस्थाएं चल रही हैं। इसके बाद है बाहरी समर्थन से लोकतंत्र और इराक युद्ध। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका की भूमिका बढ़ी है। अमेरिका जो है एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चूंकि अभी वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका ने जो है दुनिया भर में हर जगह अपनी टांग अड़ाने का प्रयास भी किया है। अमेरिका ये दावा करता है कि हम तो लोकतांत्रिक हैं, हम तो लोकतंत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, अन्य देशों में भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। कई जगह पर अमेरिका ने केवल और केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए टांग अड़ाई है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि वहाँ पर गृह युद्ध या अशांति व्याप्त हुई है। तो ऐसा ही उदाहरण जो है इराक का है। अमेरिका सहित कुछ शक्तिशाली देशों का ये मानना है कि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भारी हस्तक्षेप किया जा सकता है, और इसी सोच के तहत कई बार ये गैर लोकतांत्रिक देशों के विरुद्ध सैन्य अभियान भी करते हैं, सैन्य कार्रवाई भी करते हैं। तो यहाँ पे इराक का उदाहरण दिया गया है। ये इराक का मैप है, आप देख पा रहे हैं इराक का मैप। इराक के एक साइड में यहाँ पर फारस की खाड़ी है, इसकी सीमाएं जो है कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की और ईरान से इसकी सीमाएं लगती हैं। इराक की राजधानी जो है बगदाद है। इराक जो है ये पश्चिमी एशिया का एक देश है, और 1932 में ये ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुआ था। 1968 में यहाँ पर अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, देखिए अरबी शब्द बाथ का मतलब होता है पुनर्जागरण, तो यहाँ पर 1968 में जो बाथ पार्टी है इसने सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में तख्ता पलट करके सत्ता स्थापित की है। यानी सद्दाम हुसैन जो है बाथ पार्टी के ही एक नेता थे, तो बाथ पार्टी ने इनके नेतृत्व में 1968 में जो पुरानी सरकार थी उसको हटा दिया है, और बाथ पार्टी की सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई है। बाथ पार्टी की सत्ता स्थापित होने के बाद इसने जो पारंपरिक यहाँ पे इस्लामी कानून थे उनको हटा दिया है। महिलाओं को यहाँ पर अन्य पश्चिमी एशियाई देशों की तुलना में अधिक अधिकार दिए हैं। नहीं, उस समय तक पश्चिमी एशिया में महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिले थे, तो उन्होंने अधिकार दिए हैं। इसके बाद देखिए सद्दाम हुसैन उस समय तो राष्ट्रपति नहीं बने, सद्दाम हुसैन केवल पार्टी के लीडर थे, उस समय कोई और व्यक्ति राष्ट्रपति रहे। 1979 में राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन बनते हैं, और सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम हुसैन चूंकि पार्टी के कद्दावर नेता थे, तो ये अपने आप को इन्होंने तानाशाह के रूप में रिप्रेजेंट किया है, यानी इन्होंने अपनी तानाशाही चलाई है, और जो भी व्यक्ति इनके शासन का विरोध करता था उसका एक सख्ती से दमन करते थे। दमन का मतलब हत्या करवाना, जेल में डलवा देना, नज़रबंद करना, ये सब करते थे। अब इधर क्या है कि इसके बाद की कुछ कहानी यहाँ पे स्किप भी कर दी गई है आपके अध्याय में। इराक ने जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों पर भी अटैक किया था 1990-91 के दौर में, आपने पढ़ा भी होगा। 1980 के बाद इराक ने अपनी सीमाओं के विस्तार को करने के लिए जो इसके पड़ोसी देश हैं, तो इन पड़ोसी देशों पर भी अभियान किए थे। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए थे। इधर अमेरिका भी इनसे चिढ़ने लगा था। अमेरिका कह रहा था आप हमारे अंडर में रहो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इन पर यह आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार या जो जनसंहार के हथियार हैं, यानी केमिकल वेपन टाइप, वो मौजूद हैं। हालांकि उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की टीम भी आई है, संयुक्त राष्ट्र की कुछ जांच टीमें भी आई हैं, उन्होंने इराक का दौरा किया, लेकिन इराक में ऐसे कोई हथियारों के प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी अमेरिका सद्दाम हुसैन से खपा था, सद्दाम हुसैन से बहुत चिढ़ा हुआ बैठा था। अमेरिका
ढूंढ रहा था तरीका कि कैसे भी करके इसे हटाना है। उससे पहले आपको पता ही होगा 1991 का जो हाईवे 80 आपको याद होगा, जिसपे पूरा इराक की जो सेना है उसको अमेरिकी फौजों ने नेस्तनाबूद कर दिया था। तो वो एक घटना हो चुकी थी। फिर 2003 में अमेरिका ने डायरेक्ट कार्रवाई कर दी। अब कार्रवाई होती इराक पर। तो 2003 में अमेरिका और इसके जो सहयोगी देश हैं ब्रिटेन वगैरह, इन्होंने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन की सरकार को सत्ता से हटा दिया गया है और यहाँ पर अमेरिका की समर्थन वाली एक अंतरिम सरकार स्थापित हो गई है। उसके बाद सद्दाम हुसैन और उनके सहयोगी जो है अमेरिका के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं और फिर बाद में 2005 या 6 के लगभग सद्दाम हुसैन को पकड़कर उनको फांसी दे दी जाती है। हालांकि इराक के खिलाफ युद्ध को यूएन की मंजूरी नहीं थी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी नहीं दी थी। उस समय तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे कोफी अन्नान, इन्होंने भी इराक के खिलाफ जो अमेरिका का युद्ध है इसको गैरकानूनी बताया था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका IMF, विश्व बैंक, इन सभी में एक बड़ा शेयर होल्डर भी है, बहुत बड़ा योगदान भी करता है। तो ये संगठन या जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है या यूएन है, वो अमेरिका के आगे बोल नहीं पाए। तो यही कारण है कि जो वैश्विक संस्थाएं बनी हुई हैं वो लोकतांत्रिक हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि वो इन मामलों में अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाती हैं, इस तरह के मुद्दों को नहीं रोक पाती हैं। जैसे प्रेजेंट में आप देख पा रहे होंगे, रसिया यूक्रेन युद्ध है या फिर ईरान इजराइल वार है, तो उसमें भी इन संस्थाओं की जो भूमिका है वो नगण्य हो गई है, इन संस्थाओं की चली नहीं रही है। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैं आपसे लगभग हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको NCERT के प्रॉपर नोट्स के साथ साथ उसके अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। नोट्स परचेज करने का फ़ायदा ये है कि आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आपको जो भी NCERT के तथ्य हैं वो पूरे पूरे मिल रहे हैं, अपडेट तथ्य मिल रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो मेरी सलाह यही है कि आप नोट्स ना बनाकर नोट्स को परचेज कर लें और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को फिर समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।